A very good morning and good afternoon or good evening or good night. I'm not sure किस टाइम पर आप लोग ये वीडियोस देख रहे हैं, but a good hello, a good wishes to you all. And here this is Shweta Chaudhary and जैसे कि मैंने आपको मेरी पहली वीडियो में बताया था कि my whole focus is not that who I am, what degrees I have, what qualifications I have and what I can give you or this and that. I was just sure about one thing कि मैं आपको एक प्रॉपर वे ऑफ क्रैकिंग नीट प्रोवाइड कराने आई हूँ, एक कंप्लीट रिवीजन प्रोवाइड कराने आई हूँ और उसी के साथ हम अपनी क्लास को भी स्टार्ट कर रहे हैं विदाउट एनी डिले, क्योंकि डिले का टाइम तो अब ख़त्म हो चुका है ना। सो द बेसिक थिंग जो मुझे आपको सबसे पहले इंट्रोड्यूस करना था उससे इज़ कि जो सीरीज़ मैं अपने साथ लेकर आई हूँ दैट इज़ कॉल्ड प्रयास. This Prayas series on the YouTube is completely free of cost for each and every student who is going to give the NEET 2026. क्योंकि जितना भी सिलेबस कंप्लीशन का टाइम था, तैयारी को रिपीट करने का टाइम था, जो भी था वो सब ऑलरेडी कंप्लीट हो चुका है. नाउ द टाइम इज़ फॉर रिवीजन. नाउ इज़ द टाइम फॉर रिपीटिंग योर कॉन्सेप्ट्स अगेन एंड अगेन. जो कॉन्सेप्ट्स क्लियर नहीं हुए हैं उसे एक डिफरेंट वे में कंप्लीट करने की कोशिश करनी है. बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे होंगे जो कई बार से नीट दे रहे हैं, कई स्टूडेंट्स ऐसे होंगे जो न्यू होंगे. दोनों के लिए एक रिफ्रेशिंग वे ऑफ रिवीजन इज़ इम्पॉर्टेंट थिंग, इज़ अ नीडेड थिंग. तो उसके लिए दिस इज़ द प्रयास सीरीज, द अल्टीमेट सॉल्यूशन. एंड द थिंग इज़ दैट प्रयास इज़ नॉट जस्ट अबाउट दैट वॉट यू आर गोना डू. प्रयास इज़ अबाउट वॉट यू आर गोना गेट फ्रॉम इट. ओके, द फर्स्ट थिंग, I will provide you with all the lectures, all the biology chapters, lectures within this. सारे lectures, a complete syllabus completion. But this syllabus completion is not like the starting one. क्योंकि स्टार्टिंग में जब हम एक सिलेबस कंप्लीट करते हैं तब हम एक चैप्टर को काफ़ी दिन देते हैं क्योंकि हमारे पास वो टाइम होता है. अभी हमारे पास वो टाइम नहीं है, हमारे पास इतना भी टाइम नहीं है कि हम एक चैप्टर को 3 दिन भी दे सकें. तो एक चैप्टर के लिए मैक्सिमम 2 days आई विल गिव. एक कंप्लीट बेस प्लान के साथ में आई हूँ, हमें कैसे चैप्टर्स कंप्लीट करने हैं, जो कि मैंने आपको पहली वीडियो में भी किया था, आपको उसी का कवरेज दिया था कि हर चैप्टर को हम कैसे कंप्लीट करेंगे विद इन लाइक अ स्टोरी विद 3 parts. द फर्स्ट वन वॉज द लिविंग सिस्टम, द सेकेंड वन वॉज द बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन एंड द थर्ड वन वॉज द एक्स्ट्रा टॉपिक्स. ओके, सो बेसिकली द फर्स्ट वन वुड बी स्टार्टेड विद द लिविंग सिस्टम, जो कि आज मैं अपनी क्लास में स्टार्ट कराऊंगी. उससे पहले आप ये देखिए कि मैं आपके लिए क्या लेकर आई हूँ. ऑल द फ्री लेक्चर्स वुड बी प्रोवाइडेड ऑन यूट्यूब. ओके, इवन दो इट वुड बी रिकॉर्डेड, क्योंकि यू नो माई कैरियर ऑन द यूट्यूब इज जस्ट गोइंग ऑन फ्रॉम द स्टार्टिंग. सो आई थिंक यू ऑल कैन अंडरस्टैंड दैट. But if you have any doubts, anything, you can drop them in the comment box and I will answer them in the next class for sure. Okay, and I will answer each and every comment through the text also and through the next lecture also. Then short handwritten notes, जो कि जिन नोट्स के साथ मैं आपको ये कराऊंगी वो नोट्स मैं आपको PDF में कमेंट बॉक्स में पिन कर दूंगी in every lecture every day, so you can get those notes and it can help you with so many times. But still I would suggest कि जब आप नोट्स बना रहे हो तो वो नोट्स आप खुद बनाओ. आई एम नॉट सेइंग कि नोट्स लाइक ना फेयर नोट्स बनाओ, क्योंकि फेयर नोट्स आप सबके बन भी गए होंगे इस टाइम तक. बट आई एम जस्ट सेइंग रफली यू शुड राइट विथ मी, क्योंकि बायोलॉजी एक ऐसा सब्जेक्ट है जितना आप उसको अपने साथ लिखते हो वो उतना याद होता है. बिकॉज एट द एंड बायोलॉजी इज़ होल रट्टाफिकेशन. बायोलॉजी में बहुत रटना पड़ता है, बायोलॉजी में बहुत सारी चीज़ें याद करनी पड़ती हैं. तो वो याद करना इज़ काइंड ऑफ इम्पॉसिबल इफ़ यू आर जस्ट टेकिंग द बुक और उसको रीड करके कर रहे हो, तो है ना. यू हैव टू राइट कंटिन्यूसली सो यू कैन लर्न दिस. क्योंकि बेटा क्या होता है ना, जब योर मोटर मसल्स आर वर्किंग अलॉन्ग विथ योर ब्रेन देन मेमोरी ज़्यादा फिक्स होती है, इसीलिए लिखते रहोगे साथ तो ज़्यादा बेटर रहेगा. स्टिल आई विल प्रोवाइड यू विद द शॉर्ट नोट्स एंड एट द लास्ट आई विल गिव यू द डेली प्रैक्टिस पेपर्स. डेली प्रैक्टिस पेपर मैं आज से नहीं कल से दूंगी, ठीक है. देन एवरी संडे वी विल डू PYQ सॉल्विंग ऑफ सम चैप्टर विच यू विल सजेस्ट टू मी इन द कमेंट सेक्शन. ओके, सो I think we should start now with the class thing.
बेसिकली आई टोल्ड यू कि हम सिलेबस 3 बार में कंप्लीट करेंगे, 3 हिस्सों में कंप्लीट करेंगे. द फर्स्ट इज द लिविंग सिस्टम के साथ. द सेकंड वन इज द बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन एंड द थर्ड वन इज द ऑल द एक्स्ट्रा टॉपिक्स लाइक द सेल बायोलॉजी एंड द इकोलॉजी, है ना. दोज 2 टॉपिक्स आर नॉट इन द लिविंग सिस्टम और द बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन. सो वी आर स्टार्टिंग विद द लिविंग सिस्टम. फोकस and you should just refresh your mind, be fresh, no pressure, and no pressure like this that you have to do this and that. No, I am not giving you any kind of pressure. If you understand, it's good. If you don't understand, then leave the question in comment box. I will answer that for sure. Okay, let's start. So, I have told you this in the last lecture also, that life is a complex organization of biomolecules which shows itself through life process. कि life एक complex organization है biomolecules की, एक बहुत कठिन organization है biomolecules की, जो कि अपने आप को life process के through दिखाती है. And now what biomolecules I am talking about? I am talking about protein, I am talking about carbohydrate, I am talking about fat. But most importantly, I am talking about nucleic acids. कौन से nucleic acids? I am talking about DNA and RNA. Because these are the main components जो कि एक नॉन लिविंग को लिविंग बनाते हैं. These are the main components जो कि एक नॉन लिविंग में नहीं होते पर एक लिविंग में होते हैं. क्योंकि मोस्ट ऑफ द फूड components they are actually non-living. They are non-living, but still they have the protein, carbohydrate and the fat, but they don't have nucleic acid which we the livings have, right? सो बेसिकली लाइफ एक कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनाइजेशन है बायोमोलिक्यूल्स की, जैसे कि प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, फैट एंड न्यूक्लिक एसिड्स एज एन आरएनए एंड डीएनए. और वो खुद को कैसे दिखाती है? लाइफ प्रोसेस के या बायो प्रोसेस के थ्रू दिखाती है. व्हाट काइंड ऑफ लाइफ प्रोसेस वी आर टॉकिंग अबाउट? फर्स्ट इज द डिफाइनिंग एंड द सेकंड इज द नॉन डिफाइनिंग. डिफाइनिंग और नॉन डिफाइनिंग को समझने के लिए तुम्हें ये समझना पड़ेगा कि मतलब क्या है. तुम कैसे डिसाइड करोगे कि क्या डिफाइनिंग है और क्या नॉन डिफाइनिंग है? यू नीड 2 मोर इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स. अगर ये पॉइंट्स कोई भी कैरेक्टर फॉलो करता है तो वो डिफाइनिंग है, और अगर इनमें से एक भी कोई कैरेक्टर फॉलो नहीं करता तो वो नॉन डिफाइनिंग है. नाउ हाउ वी आर टॉकिंग अबाउट? फर्स्ट इज दैट इट शुड बी प्रेजेंट इन ऑल द लिविंग्स. द फर्स्ट कंडीशन इज कि ये कैरेक्टर सारे के सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स में प्रेजेंट होना चाहिए. ईदर बैक्टीरिया, प्रोटिस्टा, फंगी, एनिमिलिया, प्लांटी, आप कुछ भी बोलो, ये सब में प्रेजेंट होना चाहिए विदाउट एनी एक्सेप्शन, विदाउट अ सिंगल ऑर्गेनिज्म लेफ्ट. ओके, देन it should not be present in any of the non-livings. Okay, and the second thing is it should not be present in any of the non-livings. Okay, now it should not be present in any of the non-livings means, let's say there is this one example, reproduction. So reproduction, it happens in all living organisms. Tell me. Okay, let's leave this point. I am saying, क्या रिप्रोडक्शन किसी भी नॉन लिविंग में होता है? वी आर टॉकिंग अबाउट द सेकंड पॉइंट. किसी भी नॉन लिविंग में क्या रिप्रोडक्शन होता है? नो. क्या योर अलमीरा इज रिप्रोड्यूसिंग? नो. योर बेड इज रिप्रोड्यूसिंग? नो. माउंटेन इज रिप्रोड्यूसिंग? नो. वाटरफॉल इज रिप्रोड्यूसिंग? और रिवर इज रिप्रोड्यूसिंग? नो. देन व्हाट डज इट मीन? पॉइंट 2 इज क्लियर. रिप्रोडक्शन दूसरे पॉइंट के लिए एकदम क्लियर है. इट इज गोइंग टू द डिफाइनिंग कैरेक्टर, राइट? बट जो फर्स्ट पॉइंट था कि क्या वो सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स में है, तब ये बात फॉलो नहीं होती. क्यों? क्योंकि रिप्रोडक्शन एक्चुअली सारे ऑर्गेनिजम्स में फॉलो नहीं होता. लेट्स से हाउ इनफर्टाइल ह्यूमन कपल्स, बहुत सारे ह्यूमन कपल्स हैं जो किसी एक मेडिकल प्रॉब्लम की वजह से इनफर्टाइल रह जाते हैं. दे कांट रिप्रोड्यूस, दे कांट प्रोड्यूस द सेकंड ऑफस्प्रिंग. देन एंड लेट्स से वर्कर हनी बी, वर्कर आंट, उनका काम है सिर्फ वर्किंग, कलेक्टिंग द फूड एंड उसको ले जाके द क्वीन आंट और द क्वीन हनी बी को दे देना. बिकॉज दैट क्वीन हनी बी एंड द क्वीन आंट वही मेंबर है जो कि रिप्रोड्यूस करेगा. बाकी अलावा उसके अलावा कोई भी रिप्रोड्यूस नहीं करता. इज इट क्लियर? ओके, देन कम्स द नॉन डिफाइनिंग कैरेक्टर्स. सो नॉन डिफाइनिंग कैरेक्टर्स में आया रिप्रोडक्शन फर्स्ट.
अब लेट्स से कौन सा है जो डिफाइनिंग में आएगा? द फर्स्ट वन इज मेटाबॉलिज्म, कॉन्शियसनेस, इवोल्यूशन, डेथ एंड बर्थ। इनमें से कोई भी कैरेक्टर ऐसा नहीं है जो किसी लिविंग में ना हो, ये सब लिविंग्स में है। साथ ही ये किसी भी नॉन लिविंग में नहीं है। किसी नॉन लिविंग की डेथ होती है, बर्थ होता है, क्या किसी नॉन लिविंग के अंदर इवोल्यूशन होता है? नहीं, है ना। पर ये सारे के सारे लिविंग्स के अंदर जरूर होता है ना। ओके, लेट्स मूव ऑन टू द सेकेंड स्लाइड। सो कितनी लाइफ फीचर्स प्रेजेंट है हमारे पास? ग्रोथ, डेवलपमेंट, रिप्रोडक्शन, कॉन्शियसनेस, मेटाबॉलिज्म, इवोल्यूशन, बर्थ एंड डेथ। क्लियर? कौन कौन से? ग्रोथ, डेवलपमेंट, रिप्रोडक्शन, कॉन्शियसनेस, मेटाबॉलिज्म, इवोल्यूशन, बर्थ एंड डेथ। ये सारे कैरेक्टर्स में से देखो, ग्रोथ इज नॉन डिफाइनिंग। ये मैं आगे बताती हूँ क्यों, क्योंकि हम सबसे पहले ग्रोथ पर ही चलेंगे। देन डेवलपमेंट इज डिफाइनिंग, ओके। रिप्रोडक्शन इज नॉन डिफाइनिंग, consciousness is defining, metabolism defining, evolution defining, and birth and death is also defining. Clear? एकदम clear? Okay, let's move on to the last one. Basically अब आपको समझना है कि ग्रोथ क्या है, ग्रोथ कैसे है, ग्रोथ डिफाइनिंग है, नॉन डिफाइनिंग है, कितने टाइप का होता है, क्या फेजेस होते हैं, यू हैव टू अंडरस्टैंड ऑल दिस थिंग। सो हम अभी सिर्फ ग्रोथ पर फोकस कर रहे हैं। अभी आप लोग ये मत आना कि अभी डेवलपमेंट में क्या होगा, कॉन्शियसनेस में, अभी नहीं, अभी उस पर नहीं आना है। हम ग्रोथ को कंप्लीट करेंगे, ग्रोथ से रिलेटेड चैप्टर्स को भी कंप्लीट करेंगे, उसके बाद हम सेकंड कैरेक्टर पे वापस आएंगे। इज इट क्लियर? क्योंकि हमने बोला था कि हम एक कहानी की तरह चलेंगे, तो हम एक कहानी की तरह ही चल रहे हैं, ठीक है। देखो, ग्रोथ जो होती है ना, वो एक इरिवर्सिबल चेंज होता है ना। व्हाट इरिवर्सिबल चेंज मीन्स? एक ऐसा चेंज जो कि रिवर्स नहीं किया जा सकता। लेट्स से मैं छोटे पे कहीं रही होंगी, लाइक ऐसे 3 फुट टाइप ऑफ समथिंग पर्सन। आज मेरी हाइट 5 फुट 4 इंच है। सो दिस हाइट जो मेरी बढ़ी, दिस इज द ग्रोथ। पर क्या ऐसा हो सकता है कि मैं 5 फुट 4 इंच से वापस 3 फुट पे जा सकती हूँ? इज इट पॉसिबल? नहीं। हाँ, वो बात अलग है कि ऐसे छाट दो चाकू लेके, बट स्टिल वो तो फिर नहीं होगा ना, क्योंकि फिर तो जिंदा ही नहीं बचेंगे, ठीक है। तो ये जो चेंज हुआ, ये चेंज इरिवर्सिबल है, इसको हम चेंज नहीं कर सकते, मतलब इसको हम वापस नहीं कर सकते, बैकवर्ड नहीं कर सकते। ये वो वाला हिसाब नहीं है कि जैसे मैंने ये किया, मैंने ऐसे किया और फिर उसको ये कर दिया, दिस इज रिवर्सिबल। आई एम सेइंग कि अगर मेरी हाइट बढ़ गई तो बढ़ गई, अब वो वापस नहीं जाएगी, वो जैसी है वो वैसी रहेगी। क्लियर? ओके, सो ग्रोथ इज एन इरिवर्सिबल चेंज, फर्स्ट पॉइंट, एंड इट इज अ परमानेंट इंक्रीज। दिस इज अ परमानेंट इंक्रीज। परमानेंट इंक्रीज मीन्स टू से, देखो ग्रोथ का मतलब हमेशा इंक्रीज होता है, द फर्स्ट थिंग। ओके, ग्रोथ इज ऑलवेज पॉजिटिव। डेवलपमेंट कैन बी नेगेटिव, 0 और पॉजिटिव, बट ग्रोथ इज ऑलवेज पॉजिटिव। ग्रोथ हमेशा इंक्रीज ही होता है। अब ये इंक्रीज नंबर ऑफ सेल्स में भी हो सकता है, ये इंक्रीज नंबर ऑफ ऑर्गन्स में भी हो सकता है, ऑर्गन्स तो कैसे ही बढ़ेंगे, नंबर ऑफ टिश्यूज में भी हो सकता है। Like it can be the increase in mass, it can be the increase in body weight, it can be the increase in fresh weight, ये सब इंक्रीज हो सकता है, पर होगा इंक्रीज ही। और ये इंक्रीज भी परमानेंट इंक्रीज है, क्योंकि हमने पहले पढ़ा कि रिवर्सिबल है, तो वो चेंज तो होना नहीं, वो वापस तो होना नहीं है। सो 2 पॉइंट आपको मिले कि ग्रोथ इज अ परमानेंट इंक्रीज एंड इट इज एन इरिवर्सिबल चेंज, ठीक है। और किस किस में होता है? या तो नंबर ऑफ सेल्स बढ़ेंगे, नंबर ऑफ टिश्यूज बढ़ेंगे, है ना, या फिर बॉडी की हाइट बढ़ेगी, ठीक है। या तो सेल बढ़ेंगे या तो टिश्यूज बढ़ेंगे, ओके। या फिर ये इंक्रीज होता है मास में और साइज में, या तो आप हाइट से बढ़े, वॉल्यूम से बढ़े, गर्थ से बढ़े, या फिर आप वजन से बढ़े, मास से बढ़े। इज इट क्लियर? सो इंक्रीज, अब डेफिनेशन करते हैं ग्रोथ की। सो ग्रोथ इज अ परमानेंट इंक्रीज एंड इरिवर्सिबल चेंज। ओके, लेट्स मूव ऑन अगेन, मैंने उल्टा बोल दिया शायद। ओके, सो ग्रोथ इज बेसिकली the irreversible change and the permanent increase in number of cells or tissues or the mass or the size of an organism. Is it clear? एक बार मैं ये लिख दूं, that
growth is an irreversible change and permanent increase in number of cells, tissues, size or mass of an organism. अब ये बात अलग है कि आपको इसमें कुछ समझ में नहीं आ रहा होगा क्योंकि ये मैंने लिखा कुछ इस तरीके से, बट आई वाज शोइंग कि अगर आपको डेफिनेशन लिखनी है तो आप कैसे लिखोगे, दैट ग्रोथ इज एन इरिवर्सिबल चेंज एंड परमानेंट इंक्रीज in the number of cells, tissues or the mass or the size of an organism. Is it clear? Okay, very good. Now move on to the next one. बेसिकली हमने समझा कि ग्रोथ के ना दो फैक्टर्स होते हैं कि या तो मास और साइज में इंक्रीज कर दिया या तो नंबर ऑफ सेल्स और टिश्यूज में इंक्रीज कर दिया, है ना। तो इंक्रीज इन नंबर्स का मतलब देखो, इंक्रीज इन नंबर्स वाली बात होती है ना, ये ज़्यादातर यूनिसेलुलर्स में होता है। क्योंकि यूनिसेलुलर्स में होने का क्या मतलब है कि भाई जैसे एक सेल है, सेल ने डिवाइड किया और वो दो में बट गया, तो यूनिसेलुलर के अंदर ग्रोथ को गिनने का और कोई ऑप्शन ही नहीं है। उसमें यूनिसेलुलर के लिए दो फैक्टर्स तो मैटर ही नहीं करते, वो मास में बढ़ेगा ही नहीं, वो तो नंबर में बढ़ेगा क्योंकि भाई वो है ही एक सेल ऑर्गेनिज्म, है ना। तो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स दो में डिवाइड करते हैं, दिस इज द ग्रोथ, नंबर ऑफ सेल्स या नंबर उसमें ही माना जाता है उनका ग्रोथ, ठीक है। पर आप एक बात ये भी देखो कि यही चीज़ तो रिप्रोडक्शन है यूनिसेलुलर्स के लिए। तो यूनिसेलुलर्स में ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन इज सिनोनिमस टू ईच अदर, क्लियर? ओके, यही चीज़ ऐसी बात नहीं है कि मल्टी सेलुलर्स में नहीं होती। जैसे कि यूनिसेलुलर में नंबर इंक्रीज होना इज ग्रोथ, उनके अलावा उनके पास सेकंड ऑप्शन नहीं है। वैसे ही मल्टी सेलुलर्स में भी ग्रोथ का इंक्रीज तो नंबर ऑफ सेल्स से ही होता है प्राइमरीली स्टार्टिंग में, पर बाद में नंबर ऑफ सेल्स को इंक्रीज करते 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 उसका एक रीज़न है, उसका एक कॉज है कि मास और साइज भी इंक्रीज हो जाता है। क्योंकि भाई नंबर ऑफ सेल्स के या नंबर ऑफ टिश्यूज के बढ़ने से ही तो मास बढ़ा, उसके बढ़ने से ही तो साइज बढ़ा। इज इट क्लियर? ओके, सो आई थिंक दिस स्लाइड इज वेरी मच क्लियर टू यू ऑल. We are moving to the next one. Now basically growth is of two types. Okay, first is internal growth and second is external growth. How? Internal growth is like, चलो पहले external growth समझते हैं। मैंने बोला okay, so basically external growth कैसे वर्क करती है, we are talking about that. Okay, so let's say there is a hill. देयर इज़ अ हिल, जो कि देखो मैंने यहाँ बनाई है, एक हिल है ऐसे करके। अब इस हिल के ऊपर विद द टाइम लाइक 10 ईयर्स 12 ईयर्स और 15 कितनी साल, मान लो 100 साल 200 साल, विद द टाइम इसके ऊपर डस्ट, द रॉक्स एंड सो मैनी एक्सटर्नल फैक्टर्स एंड सब्सटेंसेज अकोमुलेट हो रहे हैं, ठीक है। और जब वो अकोमुलेट हो रहे हैं तो धीरे धीरे उसका साइज जो ऐसे था वो अब धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है। ओके, और अब उस हिल का क्या साइज है, इतना बड़ा। तो ये ग्रोथ है, सो दिस इज अ ग्रोथ। अब मैंने क्या बोला था कि किसी भी कैरेक्टर को डिफाइनिंग बोलने के लिए क्या करना पड़ेगा, ये दो फैक्टर्स फॉलो करने पड़ेंगे कि एक तो ये सारे ऑर्गेनिजम्स में हो, तो ग्रोथ सारे ऑर्गेनिजम्स में है। बट द सेकेंड थिंग जो फॉलो करनी थी कि किसी भी नॉन लिविंग में नहीं होना चाहिए, पर ये नॉन लिविंग्स में भी तो है। देखो नॉन लिविंग्स की भी तो ग्रोथ हो रही है, इवन तो दिस इज एन एक्सटर्नल ग्रोथ, पर ग्रोथ के अंदर ही तो है ना, ग्रोथ के अंदर का ही एक फैक्टर है ना एक्सटर्नल ग्रोथ। सो ग्रोथ इज अ नॉन डिफाइनिंग कैरेक्टर। ना अगर हम ग्रोथ के दूसरे टाइप की बात करें विच इज इंटरनल ग्रोथ, तो इंटरनल ग्रोथ जो होता है वो होता है सेल डिवीजन के थ्रू, मास और साइज में बढ़ने के थ्रू, ठीक है। सेल डिवीजन इज द इंक्रीज इन नंबर ऑफ सेल्स एंड द इंक्रीज इन साइज एंड मास, वही दो फैक्टर्स जो कि हम पहले से पढ़ते आ रहे हैं। अब ये भी ना इंटरनल ग्रोथ अंदर से होती है, ठीक है। अब क्या एक बात बताओ, इंटरनल ग्रोथ सारे ऑर्गेनिजम्स में है, ट्रू है, पर क्या वो सारे के किसी भी एक नॉन लिविंग में है? नहीं, कोई भी नॉन लिविंग अंदर से नहीं बढ़ता, ठीक है। नाउ इवन इंटरनल ग्रोथ इज ऑफ टू टाइप्स, एनिमल ग्रोथ एंड प्लांट ग्रोथ। अब आई एम नॉट सेइंग कि सिर्फ इसी टाइप की है, क्योंकि देखो बैक्टीरियल ग्रोथ भी है, देन प्रोटिस्टल ग्रोथ भी है,
देन फंगल ग्रोथ भी है, but mainly now we are talking about the two kingdoms only, that is the animal growth and the plant growth. Okay, so animal growth जो होती है ना वो एक certain age तक होती है और उसके बाद सेल डिवीजन होता है तो रिपेयरिंग के लिए होता है। अब इस चीज़ का मतलब क्या हुआ ये समझता है। जैसे अब जितने भी ह्यूमंस हैं आपने देखा है कि एक सर्टेन एज तक एज इन द 17-18 इस एज तक उनकी हाइट बढ़ती है, उसके बाद हाइट बढ़ना बंद हो जाती है। सो वी आर एनिमल्स राइट, और हमारी हाइट ने एक टाइम के बाद इंक्रीजमेंट बंद कर दिया है ना। तो दिस लाइन प्रूव्स दैट एनिमल्स ग्रो ओनली अप टू अ सर्टेन एज। अब उसके बाद ऐसा नहीं है कि सेल डिवीजन हो नहीं रहा, सेल डिवीजन हो रहा है, कंटिन्यूसली हो रहा है, पर किसके लिए हो रहा है, फिर वो हो रहा है रिपेयर और रीजनरेशन के लिए। लेट्स से जितने भी सेल्स और टिश्यूज वो सब एकदम डिस्ट्रॉय हो गए, कुछ भी हुआ, कुछ सेल्स टाइम से टाइम मर रहे हैं उनको रिप्लेस करने के लिए, कुछ सेल्स या टिश्यूज इंजर हो रहे हैं उनको रीजनरेट करने के लिए नए सेल डिविजन्स होते रहते हैं, पर वो सेल डिवीजन फिर ग्रोथ के लिए नहीं होता। बात क्लियर। देन जब हम प्लांट ग्रोथ की बात करते हैं तो प्लांट ग्रोथ में जो ग्रोथ होती है ना वो कंटिन्यूस होती है, कंटिन्यूस थ्रू आउट देयर लाइफ स्पेन। भाई पेड़ इतने से शुरू होता है और 500 साल बाद कितना बड़ा हो जाता है और 1000 साल बाद उससे भी ज़्यादा बड़ा हो जाए, क्योंकि उनकी जो ग्रोथ है वो कंटिन्यूस है बिना रुके। अब उनका रीज़न क्या है, अब यहाँ से ना हम चैप्टर शुरू कर रहे हैं द नेक्स्ट वन विच इज़ प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। जब हम प्लांट ग्रोथ की बात एक छोटा सा पॉइंट यहाँ पे कर रहे हैं तो हम प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट का पूरा चैप्टर भी यहीं पर कंप्लीट करेंगे। ओके, बेसिकली जनरल पॉइंट्स जो वहाँ पर बताए जा रहे थे वो जनरल पॉइंट्स यहाँ पर भी हैं कि ग्रोथ जो होती है प्लांट्स में वो कंटिन्यूस होती है। कंटिन्यूस मतलब बिना रुके होती है, कंटिन्यू चल रही है। दे डोंट केयर अबाउट दैट कौन सी एज पर आ गए हैं प्लांट्स, दे डोंट केयर अबाउट इट। ठीक है, और इनकी जो है थ्रू आउट द लाइफ स्पेन है। अब रीजन सेज कि इनका ऐसे बढ़ना, इसका रीजन है द प्रेजेंस ऑफ मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज एंड मेरिस्टेमेटिक सेल्स। मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज एंड मेरिस्टेमेटिक सेल्स वो लेट्स से जड़ी बूटी है इनके लिए, वो जादू वाली चीज़ है जो इनको पूरी लाइफ बढ़ाने का काम कर रही है। मेरिस्टेमेटिक सेल्स का फंक्शन ही ये है कि उन्हें पूरे टाइम डिवाइड करना है बिना रुके। अब जब उन्हें पूरे टाइम बिना रुके डिवाइड करना है तो वो तो हाइट या फिर गर्थ है तो वो तो बढ़ाएंगे ना। तो प्लांट्स के अंदर मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज होते हैं, दैट इज द मेन रीजन कि उनकी जो ग्रोथ है वो कंटिन्यूस है और थ्रू आउट देयर लाइफ स्पेन है। इज इट क्लियर टू एवरीवन? नाउ मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज जो होते हैं ना, मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज जो होते हैं ना उनके पास एबिलिटी होती है कंटिन्यूसली डिवाइड करने की, ये बात क्लियर, यही बात मैंने यहाँ लिखी है। अब मेरिस्टेमेटिक सेल्स, अब देखो एक चीज़ समझाती हूँ तुम्हें। मेरिस्टेमेटिक सेल ने डिवाइड किया, एक सेल, दो सेल, दो सेल में डिवाइड किया, क्लियर। अब इनमें से ना एक सेल जो होता है वो सेल फर्दर डिवाइड नहीं करेगा और डिफरेंशिएट हो जाएगा। डिफरेंशिएट मतलब लेट्स से मेरिस्टेमेटिक सेल ने डिवाइड किया और उनमें से एक सेल जो था उसने डिवाइड करना बंद कर दिया और खुद के अंदर लाइक इंटरनल चेंजेस कर लिए, जिसकी वजह से अब वो एक स्पेसिफिक फंक्शन कर रहा है। क्योंकि आप सोचो प्लांट के हर सेल का काम सिर्फ ग्रोथ करना नहीं है, प्लांट के बहुत सारे सेल्स का काम बहुत डिफरेंट भी है। किसी को पानी पहुंचाना है, किसी को खाना पहुंचाना है, किसी को कुछ करना है, किसी को फोटोसिंथेसिस करना है, किसी को रेस्पिरेशन करना है। तो वो उनमें से किसी एक वर्क को करने के लिए एफिशिएंट हो गया, दैट इज कॉल्ड द डिफरेंशिएशन। तो वो सेल क्या हो गया, डिफरेंशिएट हो गया। और दूसरा सेल जो है वो कंटिन्यूसली डिवाइड करता रहा। इसने जब दो सेल बनाए उनमें से भी एक सेल डिफरेंशिएट हो गया और नेक्स्ट वाला डिवाइड करता रहा। इनमें से भी एक सेल डिफरेंशिएट होगा और दूसरा सेल डिवाइड करता रहेगा। दिस इज कॉल्ड द ओपन ग्रोथ। व्हाट वी कॉल दिस? दिस इज कॉल्ड ओपन ग्रोथ इन द प्लांट्स। इज इट क्लियर टू एवरीवन? आई थिंक इज इट ओके। देन द नेक्स्ट वन। ओके, मेरिस्टेमेटिक ग्रोथ ना दो तरीके से होती है, द वर्टिकल ग्रोथ एंड द लेटरल ग्रोथ। वर्टिकल ग्रोथ का मतलब है ऐसे सीधे, ठीक है, एंड लेटरल ग्रोथ का मतलब है ऐसे फैल के। ओके, नाउ व्हाट? शूट, शूट इज द टिप पॉइंट ऑफ द प्लांट। लाइक लेट्स से दिस इज द प्लांट। तो ये प्लांट का ये तो मुझे मक्खी ज्यादा लग रही है, ठीक है, ये प्लांट का ऊपर वाला एरिया,
दिस इज शूट एंड द लास्ट पार्ट इज द रूट एज वी नो। तो रूट और शूट की जो एपेक्स है दिस इज कॉल्ड द वर्टिकल एक्सेस। ठीक है, तो वर्टिकल एक्सेस में जब ग्रोथ होती है दिस इज द वर्टिकल ग्रोथ। इसको हम प्राइमरी ग्रोथ भी बोलते हैं। देखो पेड़ ना पहले ऐसे ही बढ़ता है, उसके बाद वो लेटरली बढ़ना शुरू करता है, लेटरली बहुत बाद में बढ़ना शुरू होता है ना, इसलिए हम इसको प्राइमरी ग्रोथ भी बोलते हैं। ये होता किसके थ्रू है? रूट एंड शूट एपिकल मेरिस्टेम। जो रूट पर पाए जाने वाला मेरिस्टेम है दिस इज द रूट एपिकल मेरिस्टेम, और जो शूट पर पाए जाने वाला मेरिस्टेम है दैट इज द शूट एपिकल मेरिस्टेम। बिल्कुल कोनों पे होता है, वो कोनों से बढ़ता रहता है, ऐसे करके बढ़ता रहता है कोनों पे से। दिस इज हाउ द एपिक्स वर्क्स। ओके, कैसे ऐसे ही हाइट बढ़ती है प्लांट्स की। देन द लेटरल ग्रोथ। लेटरल ग्रोथ इज लाइक अलोंग द ब्रांचेस। अलोंग द ब्रांचेस लेट्स से भाई देखो स्टेम मोटा हो रहा है दिस इज द लेटरल ग्रोथ, ब्रांचेस बड़ी हो रही है दिस इज द लेटरल ग्रोथ, ब्रांचेस ज्यादा हो रही है दिस इज द लेटरल ग्रोथ। ठीक है, ये कैसे होता है? फर्स्ट इज द लेटरल मेरिस्टेम जो कि ब्रांचेस के नंबर को बढ़ाता है। देन द कॉर्क एंड वस्कुलर कैम्बियम। कॉर्क एंड वस्कुलर कैम्बियम जो होते हैं ना, मैं देखो एक नेक्स्ट स्लाइड देके समझाती हूँ आपको, एक समझाती हूँ। जैसे लेट से अगर मैं किसी एक उसको काटूं, एक स्टेम को काटूं, ठीक है, तो ऐसे हमारे पास आएगा ना, इसके अंदर आपको रिंग्स दिखते हैं ऐसे करके हमेशा। ये सबसे ज़्यादा डार्क होता है, ये उससे लाइट होता है, ये उससे लाइट होता है, ये उससे ऐसे करके होता है। ये पता है क्या? ये कैम्बियम्स है। जितनी ज़्यादा कैम्बियम्स एक पेड़ के अंदर उतना ज़्यादा पुराना वो पेड़, क्योंकि हर साल के बाद हर एक फिक्स टाइम पीरियड के बाद एक कैम्बियम उसमें जुड़ती जा रही है। वो कैम्बियम जुड़ना इज लाइक क्यों है? वो कैम्बियम है लेटरल ग्रोथ के लिए, वो कैम्बियम है सेकेंडरी ग्रोथ के लिए। तो लेटरल कैम्बियम को ना हम लेटरल ग्रोथ को ना हम सेकेंडरी ग्रोथ भी बोलते हैं, क्योंकि ये पेड़ों में बाद में होती है, ये पेड़ों में बहुत बाद में होती है। ठीक है, नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट द नेक्स्ट थिंग। ओके, अब मेजर कैसे करते हैं ग्रोथ को, ये बताओ। इसको हम मेजर करते हैं दो तरीके से, एक तो सेलुलर लेवल, ठीक है, सेलुलर लेवल पर ग्रोथ कैसी है, और दूसरा प्रैक्टिकल लेवल पर। सेलुलर लेवल पे हम एक्चुअली देखो ग्रोथ तो शुरू सेलुलर लेवल से ही हुई है, क्योंकि भाई शुरुआत ही हमारी सेल से है, तो उसकी तो ग्रोथ की भी तो शुरुआत सेल से ही होगी ना। तो एक सेल ना अपने प्रोटोप्लाज्म के अमाउंट को बढ़ा लेता है, दिस इज द सेलुलर ग्रोथ। ठीक है, पर द थिंग इज कि क्या तुम प्रोटोप्लाज्म के इंक्रीजमेंट को मेजर भी कर सकते हो? वो इतना इतना छोटी सी चीज़ है, कैसे मेजर करोगे उसे? प्रैक्टिकली पॉसिबल ही नहीं है। तो हम प्रैक्टिकली उस चीज़ को सोचते भी नहीं है, हम एक प्रैक्टिकल बात सोचते हैं। हम क्या करेंगे? उन सबको ऐड करके ही तो बना फ्रेश वेट, उन सबको ऐड करके ही तो बना एक ऑर्गेनिज्म का मास। तो हम क्या करते हैं? हम करते हैं कि ड्राई वेट, या तो हम देखते हैं कि भाई ड्राई वेट कितना है या फ्रेश वेट कितना है, सेल नंबर कितना है, लेंथ कितनी है, हाइट कितनी है, वॉल्यूम कितना है, ये सब ना। फ्रेश वेट और ड्राई वेट में फर्क समझ लेना। फ्रेश वेट भाई मुझे ऐसे कैसे पकड़ के नाप लिया एज माई फ्रेश वेट, और मेरे अंदर से सारा का सारा मॉइस्चर निकाल लिया, सारा का सारा पानी निकाल लिया, क्योंकि ह्यूमन बॉडी में 70% पानी होता है। अगर मैंने वो सारा का सारा पानी निकाल लिया, बिकॉज पानी इज नॉट लिविंग, पानी तो कॉम्पोनेंट है ही नहीं लिविंग का, अगर हमने वो निकाल लिया और उसके बाद नापा, दिस इज ड्राई वेट, सिंपल। बस वो पता लगे कि ड्राई वेट करने में मर जाएंगे। ठीक है, ये एक्सपेरिमेंट नहीं करते, ये नहीं करते। ठीक है, अपना एग्जाम्पल किसी और का लेते हैं। लेट्स से उठा लिया किसका उठाया? हाँ, कोई वो उठा लेते हैं ना, पेड़ वगैरह का किसी का कुछ तो एग्जाम्पल उठा लेते हैं। तो फिर उसको ऐसे करते हैं, अगर हमने उसको सीधे सीधे नापा, ठीक है, विथ मॉइस्चर तो वो फ्रेश वेट, और विदाउट मॉइस्चर देन इट इज ड्राई वेट। इज इट क्लियर? क्लियर? ओके, मूव ऑन टू द नेक्स्ट वन। हाँ, सो इम्पॉर्टेंट एग्जाम्पल्स, यही जिस मैंने बोला ना कैसे हम नापते हैं, उसका एग्जाम्पल है ये। ठीक है, रूट एपिकल मेरिस्टेम सेल ऑफ मेज, मेज के रूट में जो एपिकल मेरिस्टेम पाए जाते हैं, है ना, एक सेल कितने प्रोड्यूस करता है पता है? सेल डिवीजन से एक घंटे में 17,500 नए सेल बना देता है एक घंटे के अंदर। समझे? बताओ, प्लांट का सेल इज वर्किंग सो मच हार्ड एंड सो मच फाइनली, राइट? एंड एक वाटरमेलन के सेल का जो साइज होता है ना, वो कितनी बार बढ़ सकता है, लाइक कितने टाइम्स बढ़ सकता है? इट कैन इंक्रीज 3,50,000 टाइम्स, वो इतना इंक्रीज हो सकता है। अब ये दो डिफरेंट फैक्टर से नापे हमने, पहला नापा विद द नंबर ऑफ सेल्स और दूसरा नापा हमने विद द साइज। सो इज इट क्लियर दैट हाउ वी अंडरस्टूड इट? होने वाला है।
Okay, now it is the last topic of the class that there are 3 phases of growth. ग्रोथ ना 3 फेजेस में होती है. मैंने बोला था कुछ सेल्स जो होते हैं वो क्या करते हैं, वो टाइम के साथ डिफ्रेंशिएट हो जाते हैं. एक सेल डिफ्रेंशिएट होता है, एक सेल डिवाइड करना है ना. तो देखो ये हमने शूट एपिक्स की बात की है यहाँ पे, और यहाँ हमने रूट एपिक्स की बात की है. और ये मैंने उल्टे क्यों बनाया है, क्योंकि भाई शूट एपिक्स तो उसका कोना, जैसे लेट्स से दिस इज द शूट एपिक्स, तो दिस इज द मेरिस्टेम जहाँ पर प्रेजेंट होगा. और मैं बोल रही हूँ शूट रूट एपिक्स, तो रूट एपिक्स में यहाँ पे मेरिस्टेम होगा, क्योंकि उसे नीचे बढ़ना है और शूट को ऊपर बढ़ना है. ठीक है. सो दिस इज द मेरिस्टेमेटिक रीजन जहाँ के सेल सारे के सारे डिवाइड करते हैं. दिस इज द इलोंगेशन रीजन जो कि हाइट को पकड़ने में हेल्प करता है टू द प्लांट. एंड दिस इज द मैच्योरेशन रीजन, यहाँ पर सारे के सारे सेल्स मैच्योर होते हैं जिनका अपना खुद का एक स्पेसिफिक फंक्शन होता है. ये सब के सब डिफरेंशिएटेड होते हैं. सेम विथ दिस, पर इसमें फ़र्क क्या होता है कि ये नीचे की तरफ है. हाँ, इसमें एक एक्स्ट्रा चीज़ और होती है कि यहाँ पर ना रूट कैप लगी रहती है. यहाँ पे मेरिस्टेम सेल से पहले रूट कैप लगी रहती है. क्यों? क्योंकि रूट्स को जो है सॉइल के अंदर जाना है. भाई शूट को तो हवा में चलना है ऊपर. सो इज इट ओके? इट इज़ वेरी मच ओके. पर रूट को जो है सॉइल के अंदर जाना है एकदम, तो वो रप्चर ना हो. मेरिस्टेमेटिक सेल्स अगर सारे के सारे रप्चर हो गए तो भाई बढ़ाएगा कौन रूट को. इसलिए वो प्रोटेक्टेड रहें तो, और सॉइल से खराब ना हो. इस वजह से उनके ऊपर ना एक प्रोटेक्टिव रूट कैप होती है, तो वो प्रोटेक्टिव रूट कैप उसको बचाने में हेल्प करती है. ठीक है. सो दिस वॉज द होल कॉन्सेप्ट ऑफ द डे. नाउ डीपीपी मैं आप लोगों के लिए कल लाऊंगी. द होल शॉर्ट नोट्स आई विल प्रोवाइड देम ऑन द कमेंट बॉक्स. पिन कर दूंगी उन्हें. यू कैन डाउनलोड देम थ्रू द टेलीग्राम, and I will give you my telegram link also, so you can join my channel there. This is all for the today. I hope you like this thing, and I hope you like the way I am teaching, along with the sequence we are following, कि एक चैप्टर से दूसरा चैप्टर वहीं से कंप्लीट करना है, ना कि ऐसे कि हम एक डिफरेंट